खेती एक वह विषय है कि जिसके बिना सभी विषय अधूरे हैं। खेती का विषय अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जीवन की हर ज़रूरत खेती से ही पूरी होनी है। आप ये समझिए, अगर खेती का ज्ञान है तो हमको शुद्ध वायु मिल सकती है, शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है, शुद्ध भोजन मिल सकता है, अगर खेती का सही ज्ञान है तो। और खेती का सही ज्ञान है तो खेती का लाभ सबको मिलता है, यानी जीव जगत की पूरी संपूर्ण माया को खेती का लाभ मिलता है। तो सनातन काल में जो खेती थी तब सभी लोग सुखी थे, निरोगी थे, न कोई ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम थी, ना कोई एयर की प्रॉब्लम थी, ना कहीं शुद्ध भोजन की प्रॉब्लम थी, ना कोई खेती में निवेश खरीदने की कोई बात थी। हाँ, भौतिक संसाधन नहीं थे, इतनी बात है। भौतिक संसाधन तो थे नहीं, तो किसी के पास नहीं थे, ना गांव वालों के पास थे, ना शहर वालों के पास थे। खेती को खराब किया अंग्रेजों ने। आप इतिहास पढ़िए जरा, और इतिहास में मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि इतिहास अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर खेती के नाम पर जिनका धंधा चल रहा है वो हमको गलत दिशा में मोड़ देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार हमको लोग बोल देते हैं, या आप भी अगर ऐसा बोलेंगे तो आपको भी लोग बोल देंगे क्या। जैसे आप अच्छी बात करेंगे खेती में कि खेती में रासायनिक उर्वरक नहीं डालने चाहिए, खेती में पेस्टिसाइड नहीं डालने चाहिए, खेती में ऐसी फसलों का बोना चाहिए जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, तो लोग तुरंत कह देंगे कि जानते हो 1947-50 में देश के लोग भूखों मरते थे, और आज देखो रसायनों की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, है ना, सबको खाना मिल रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो अच्छा व्यक्ति जो ये बता रहा था वो चुप हो जाता है बेचारा उनकी दलील सुन करके। और ये जो दलील बताते हैं तो ये दो चीज़ें हुई, या तो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, यानी मेंटली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जिनकी सोच 1947 से शुरू होती, जिनको ये लगता है कि ये देश साला 1947 में जन्म लिया। अरे देश तो ये सनातन काल से है, और मैं बहुत पीछे नहीं ले जा रहा हूं। मैं 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच का एक डाटा बता रहा हूं। भाई देश को आप ऐसा क्यों मानते हो? अगर पाकिस्तान कहे, पाकिस्तान के लोग 1947 के डाटा से कंपेयर करें तो करें, हम तो बहुत प्राचीन काल से थे। तो 16वीं 17वीं शताब्दी का जो डाटा है उसको मैं समझा दूं। पहले देश को पुरोहित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम विश्व का 34% खाद्यान्न पैदा करके विदेशों में भेजते थे, उसके बदले ही हमको सोना चांदी मिलता था। इसीलिए किसानों के घरों में सोने चांदी के भंडार थे, इसीलिए देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब ट्रैक्टर नहीं था, बिजली नहीं थी, बोरिंग नहीं थी, फर्टिलाइजर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी एग्रीकल्चर की। आज तो ढेर सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ढेर सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, ढेर सारी रिसर्च और ढेर सारे प्रसार कार्मिक। आज क्या हुआ? यानी कि आपके पढ़े लिखे होने का मतलब है, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मैं ज़मीन को बंजर कर दूं, ज़मीन के नीचे का पानी लूट लूं, ज़मीन के ऊपर के जंगल कटवा दूं, बायोडाइवर्सिटी को खा जाऊं, और फिर लोगों को बीमार बना दूं, किसानों की लागत बढ़ा दूं, अपने चंद लाभ के लिए। इसलिए मैं किसानों से कहता हूं, कई किसान भाई भी कई बार हमको बोलते हैं कि सुशांत साहब ये संभव नहीं है। तो हमने कहा अगर जिसको प्राकृतिक खेती में ऐसा लगता हो कि प्राकृतिक खेती माने बर्बादी,
तो प्राकृतिक खेती बर्बादी हो या ना हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। चूँकि मैंने फिर बोला, मेरा संपूर्ण कारोबार मुझे 2 वक्त की रोटी, 10 वक्त का पानी, 21,000 बार सांस लेने के लिए हवा इसी प्रकृति से मिलती है, और मैं जाने अनजाने इसी प्रकृति को खराब करने में लगा हूँ, मारने में लगा हूँ, लूटने में लगा हूँ। तो खेती का मित्र एक इतिहास है, और इतिहास क्या है? मैं जैसे कहता हूँ, खेती अर्थशास्त्र का विषय है। अरे अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। जब हम इसको अर्थशास्त्र बनाते हैं तब समस्याएं आती हैं, लेकिन जब मैं अभी खेती जैसे अर्थशास्त्र का विषय लोग कहते हैं है, तो फिर कहाँ है अर्थ? किसान के पास पैसा कहाँ है? लेकिन आज के ठीक 450 साल पहले जब खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं था, तो किसान के यहाँ तो सोना चांदी था। मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको अर्थशास्त्र नहीं मानता था, दर्शन शास्त्र मानता था, तब मैं धनी था, और जब मैं इसको विज्ञान मान करके, अर्थशास्त्र मान करके खेती करने लगा तो मैं गरीब हो गया, किसान गरीब हो गया। किसान गरीब हुआ, किसान के साथ बिजनेस करने वाले सारे लोग अमीर हो गए। माने कि किसान की गाड़ी कमाई का पैसा किसान के साथ बिजनेस करने वाले सब उड़ा ले गए, और दे क्या गए? दे गए बर्बादी। उसकी ज़मीन बंजर कर गए, ज़मीन के नीचे का पानी लूट ले गए, बायोडाइवर्सिटी लूट ले गए। अब इस सत्य को कोई स्वीकार भी नहीं करता कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, इसको सुधारना जरूरी है। आज भी वो दलील देते चले जा रहे हैं कि नहीं, अगर रासायनिक खेती नहीं होगी, अगर मैकेनाइजेशन नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा, तो देश का किसान फिर भूखों मरने लगेगा। और मैं क्या कहता हूँ कि आज भूखों नहीं मर रहा है, लेकिन जहर खा के मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लड़ाई झगड़े में मर रहा है। तो मित्र, खेती का मतलब मैं बता दूं विशुद्ध रूप से, खेती का मतलब है प्रोपोगेशन। और ना विश्वास हो तो जो मैं कह रहा हूं, खेती का मूल विषय ये आपकी कृषि के पाठ्यक्रमों में लिखा है। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो विज्ञान है वो है सस्य विज्ञान। उसकी परिभाषा में पहले पन्ने में ही परिभाषा लिखा है। खेती का मतलब है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अब जब एक आगे ना, परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो किसान के परिवार का मतलब समझ लीजिए, किसान के परिवार में किसान के पशु भी आते हैं, किसान के परिवार में किसान का खेत भी आता है, किसान के परिवार में किसान के खेत में खलिहान में रहने वाली गिलहरी चिड़िया भी आती है। ध्यान रखना आप, छोटा मोटा विज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन है। आपके घर में अगर कोई है, आपकी छत पर कोई है, आपके खेत पे कोई है, तो आपका ही हिस्सा है ना, वो फैमिली है। तो यानी भूमि का एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन कि किसान की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए। जैसे रोटी तो खाएगा, सबसे पहली ज़रूरत किसान की रोटी की है, तो रोटी के लिए गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है। फिर दाल खाएगा, उड़द है, मूंग है, अरहर है, मसूरी है। तेल खाएगा, अलसी है, सरसों है, तिल है। गुड़ खाएगा, गन्ना है। सब्जियां खाएगा, सब्जियां हैं। फल खाएगा, फलों के वृक्ष हैं। दूध खाएगा, गाय या भैंस है, बकरी है। बस समझ रहे ना। कपड़ा पहनेगा, कपास है। मकान की मरम्मत के लिए लकड़ी है, बांस के पेड़ हैं। इसका नाम खेती है। अभी क्या हुआ कि कोई किसान आलू बोने लगा, कोई गन्ना बोने लगा, किसी ने सेव के बागान लगा लिए, कोई केले के बागान लगा लिए, कोई संतरे की खेती करने लगा, कोई आलू की खेती करने लगा। मोनोकल्चरिंग हो गई। किसान आलू बोएगा, गेहूं खरीदेगा, तेल खरीदेगा, दालें खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, मतलब सारी चीज़ें, सब्जी खरीदेगा, फल, सब कुछ खरीदेगा। केवल मोनोकल्चर है। 10 एकड़ के खेत में केवल आलू ही बोता है।
केवल गन्ना ही बोता है, केवल कपास ही बोता है। ऐसा करने से मित्र बायोडाइवर्सिटी तो अपने आप वीक हो जाती है, अपने आप वीक हो जाती है। तो खेती का आशय है कि प्रकृति को, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे हो और जैव विविधता का संवर्धन कैसे हो। अब जैसे मैं प्राकृतिक खेती का पैरामीटर क्या बताता हूँ। अगर किसी किसान को गेहूं की, धान की फसल में फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत ना रहे और पड़ोसियों से ज़्यादा पैदा हो जाए, इसका मतलब प्राकृतिक खेती समझ गया। अगर किसी किसान को रबी में अपने खेत में चना, मटर, मसूर, सरसों बोने के लिए खेत में नमी के लिए पलेवा न करनी पड़े तो प्राकृतिक खेती को समझ गया। अगर किसी किसान के खेत में केंचुए वापस आ गए हैं तो प्राकृतिक खेती को समझ गया। अगर उसके खेत में चिड़ियाँ, तितली, मधुमक्खी, सब मेंढक आ चुके हैं तो समझ लो प्राकृतिक खेती को समझ चुका। और ये सब कब संभव होगा? जब वो प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करेगा, यानी कि बारिश का पानी खेत में कैसे रुके, इसके लिए बंडिंग किया है। फिर बारिश ज़्यादा कैसे हो, पेड़ लगाया है। हमारे खेत में नाना प्रकार की चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खी, छाया, बायोमास कैसे बढ़े, उस हिसाब से अच्छे अच्छे पेड़ लगाया है। कुछ फलों के लगाया, कुछ लकड़ी के लगाया। गेहूँ काटेंगे, अवशेष होगा, चना काटेंगे, जो अवशेष होगा इसको कौन खाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसने पशु पाले हुए हैं। खरीफ में कई प्रकार की फसलें बोता है, रबी में कई प्रकार की फसलें बोता है। जब ऐसा करता है तो समझो प्राकृतिक खेती जान गया, खेती जान गया। एक्चुअल मित्र क्या है? खेती एक समझ है, खेती कोई साइंस नहीं है, खेती एक समझ है, खेती एक ज्ञान है। खेती भगवान है, खेती भगवान की पूजा है, खेती दर्शन है, खेती आध्यात्म है, खेती संस्कार है, खेती संस्कृति है। आप धर्म के नाम पर जितने भी शब्दों का आप सिलेक्शन कर, खेती साधना है, खेती उपासना है, खेती ध्यान है। और अगर खेती नहीं है, खेती को हटा दो एक तरफ, प्रकृति को, पानी को, जंगल को एक तरफ हटा दो और फिर आप प्राणायाम करिए। डंके की चोट पर कर आप करते रहिए प्राणायाम, बैठ जाइए ध्यान साधना में, बैठ जाइए भगवान की उपासना में। आप ध्यान में बैठ जाइए, कुछ भी करिए, करते रहिए यज्ञ, चढ़ाते रहिए शिवलिंग को जल, क्योंकि जो दिखता है वही भगवान है। प्रकृति की व्यवस्था में जिसे भगवान नहीं नजर आया, यानी भूमि में, गगन में, वायु में, अग्नि में, आकाश में जिसे भगवान नजर नहीं आया, जिसे देवता नजर नहीं आए, जिसे देवियां नजर नहीं आईं, उसके जीवन में कागज के कैलेंडर में छपी हुई देवी और देवता और भगवान तो उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर बता दूं, ये लिख लो, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लग जाए। जो आप देखते आए हो वही लोग आपको दिखाते आए हैं, क्योंकि लोगों ने कहा ये इतनी बड़ी धरती को देखेगा नहीं, इसको तो सिंपल सा एक फोटो दिखा दो बस उसी में खुश हो जाएगा। तो हमारी फोटो देखने की आदत पड़ गई। जैसे आज की तारीख, पहले हम जब आकाश में, खुले आसमान में सोते थे, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन हमको एक हमारे मित्र ने बोला, सचान साहब लोगों का जो है ना नज़रिया बहुत सिकुड़ गया है, देखने का दृष्टिकोण बहुत छोटा हो गया। तो मैंने कहा क्यों? पहले लोग खुले आसमान में छत के नीचे, मतलब आकाश के नीचे सोते थे, जब तक नींद नहीं आती थी खुले आसमान में ग्रह, नक्षत्र, तारे सब देखते थे, विशाल दृष्टि थी उनकी। तब उनका सोचने का, देखने का नज़रिया बहुत बड़ा था। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद लोग 10 बाई 10 के कमरे में सोने लगे, तो जब तक नींद नहीं आती थी वो पंखा घूमता हुआ और वो 10 बाई 10 की छत, दीवारें देख करके सोया, तो उसका दायरा सोचने का, देखने का सिकुड़ गया। इसके बाद जब इतना बड़ा ये टेलीफोन आया ना, एंड्रॉइड, अब तो आदमी पंखा और दीवारें और छत भी नहीं देख रहा है कमरे की,
उसकी नज़र 2 इंच इंटू 4 इंच के मोबाइल पर टिकी हुई है। वो तो अपनी माँ को भी नहीं देख रहा है, तो पृथ्वी को कैसे देखेगा? जो अपनी माँ को नहीं देख रहा, बहन को नहीं देख रहा, वो धरती माता को कैसे देखेगा? और मित्र सही बता दूं, जब इस धरती के लोग अपनी धरती माता के साथ बलात्कार करते हैं, खाटू सत्य बोल रहा हूं, सारी दुनिया जब इस धरती के साथ रेप करती है, तो फिर रेप का सिलसिला ये यहां तक आता है जहां तक आप देख रहे हैं। संस्कार मेरे ऐसे हो गए, मुझे संस्कृति से किसी ने परिचय नहीं कराया। प्रकृति के बिना कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति और संस्कार अगर सीखने हो, खोजने हो, तो सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, दर्शन, प्रकृति का दर्शन किए बिना ना संस्कृति है, ना संस्कार है, ना भगवान है, ना कुछ भी नहीं आपके जीवन में, कुछ भी नहीं आपके जीवन में। घुट घुट के मरना और सब अपने आँखों के सामने होता रहेगा, देखते रहेंगे, होता रहेगा, देखते रहेंगे, लेकिन बस चंद कागज़ के नोट मिलते जाए, चंद कागज़ के नोट मिलते जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। तो आपने कागज़ के नोट की चिंता की, कागज़ का नोट कमाने के लिए चंद थोड़ा सा काम किया, जितना काम किया उतना कागज़ का नोट मिल गया। ना आपने परमात्मा से, राम से खुशियाँ मानी, ना स्वस्थ जीवन मांगा, ना निरोगी काया मांगी, ना स्वस्थ मन मांगा, ना स्वस्थ समाज मांगा, ना हमने स्वस्थ प्रकृति मानी, ना मैंने शुद्ध पानी मांगा, ना मैंने शुद्ध हवा मांगी, ना मैंने शुद्ध भोजन मांगा। हम तो कहते हैं मुझे पैसा दे दे, मुझे जहर पिला दे। किसान भी कहता है मुझे तो 200 कुंटल अनाज दे दे, धरती को बंजर बना दे, या मेरे उस पूरे अनाज में पूरा जहर मिला हो ऐसा बना दे। पब्लिक भी चाहती है मुझे तो सस्ता मिले और चाहे उस पर जितना इंसेक्टिसाइड हो पड़ा रहे। खेती मित्र इतनी आसान नहीं है, खेती समझदारी का विषय है। अगर आज समझ गए तो ठीक है, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी सुखपूर्वक जी लेंगी, और अगर आज नहीं सीखे तो ठीक है, हम तो मर ही रहे हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी मैंने तो तय किया है कि बच्चा बच्ची लोगों के साथ कि मैं तो बेटा देख डूब ही रहा हूँ, और मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा कि तुम भी डूब जाओगे। नमस्कार।